प्रश्न 3, प्रकाष्ठों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो पहला में है गुणन के नियम के अनुसार -3 गुना 4 गुना 6 बराबर -3 गुना 4 गुना 6। तो ये किस नियम के अनुसार है? तो इसको हम लिखेंगे साहचर्य नियम। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है? तो साहचर्य नियम में इसको हम समझ लेते हैं पहले। जैसे A गुना B, A गुना B गुना C है बराबर A गुना B गुना C। अब देखिए A तीनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो उतना ही आएगा। A गुना B गुना C बराबर A गुना B गुना C। अब यहाँ पे अगर हम इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर दें A गुना B को, ठीक है, और यहाँ पे B गुना C को कोष्ठक के अंदर बंद कर दें, तो कोष्ठक का मतलब हो गया कि पहले इन दोनों को गुना करना है। कोष्ठक का मतलब क्या हो गया? पहले A गुना B को, यानी A और B को गुना करना है, उसके बाद जो आएगा उसको C से गुना करना है। और यहाँ पे कोष्ठक का मतलब हुआ कि पहले B और C को गुना करना है। तो यहाँ पे B और C को पहले गुना करना है क्योंकि कोष्ठक के अंदर है, फिर जो आएगा उसको A से गुना करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पहले इन दोनों को गुना करें चाहे इन दोनों को गुना करें, ठीक है, उत्तर तो उतना ही आएगा। जैसे देखिए 2 गुना 3 गुना 4 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 गुना 3 गुना 4 कर लेते हैं। तो पहले 2 और 3 को गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 3 और 4 को गुना कर लेते हैं। तो A के जगह पे 2, B की जगह पे 3 और C के जगह पे 4। तो देखिए 3 दूना 6, 6 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले कोष्ठक वाला को गुना करना है, तो 4 दिया 12, पहले इसको गुना करेंगे फिर 2 से गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 यहाँ पे भी आएगा और 12 दूना 24, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी को गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। तो गुणन का साहचर्य नियम के अनुसार ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? साहचर्य नियम। दूसरा में है शून्य को रिक्त स्थान तत्समक कहा जाता है। तो शून्य को योग तत्समक कहा जाता है। यहां पे हम क्या भरेंगे? योग। ये कैसे हो रहा है? योग तत्समक क्या है? तो देखिए शून्य किसी के साथ भी जोड़ेंगे, किसी अंक के साथ शून्य को जोड़ेंगे, मान लीजिए 5 के साथ शून्य को जोड़ें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस संख्या के साथ शून्य को जोड़ेंगे वही संख्या उत्तर आएगा, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जिसके साथ हम शून्य को जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं, देखिए 8 में हम शून्य को जोड़ें तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसी को कहते हैं योग तत्समक, यानी शून्य को जिस भी संख्या के साथ जोड़ेंगे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 के साथ जोड़ें शून्य को,
5 ही आ गया उत्तर। 8 के साथ जोड़ें तो 8 ही आ गया। तो इसी को कहते हैं योग तत्समक, यानी शून्य को किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उस संख्या में। तो जैसे देखिए 5 को शून्य के साथ जोड़ें तो भी 5 आएगा, या शून्य को 5 के साथ जोड़ें तो भी 5 ही आएगा। तो इसी को कहते हैं योग तत्समक। 8 को शून्य के साथ जोड़ें चाहे शून्य को 8 के साथ जोड़ें, क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन घटाव में ये संभव नहीं है, घटाव में ऐसा होना संभव नहीं है, इसीलिए शून्य को योग यानी जोड़ का तत्समक कहा जाता है। तो शून्य को योग तत्समक कहा जाता है। यहाँ पे हम योग भरेंगे। तीसरा, 15 मिनट 15 मिनट 1 घंटे का 15 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा है? तो 15 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 15 मिनट, तो 15 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 15 को 60 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो 15 मिनट बटा 60, 60 कहाँ से आया? देखिए यहाँ पे मिनट लिख लेते हैं और यहाँ भी मिनट लिख देते हैं। तो मिनट को मिनट से ही भाग देंगे, घंटा से तो भाग नहीं देंगे। तो ये जब मिनट में है तो घंटा को भी मिनट में बदल लिया है, 1 घंटा में 60 मिनट। अब इसको भाग दे देते हैं, 15 को 60 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 15 चौके 60 होता है, कितना आ गया? बराबर 1/4। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और बटा में 4 आया यानी 1/4। तो 15 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा हुआ? 1/4। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या भराएगा? 1/4, 1/4। तो 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 हिस्सा है। प्रश्न 4, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो ए में है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और उसके सामने है यहाँ पे 5/7 का हर, ठीक है। इसको मिलाना है, जो सही उत्तर है उसमें मिलाना है। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बी में है भिन्न संख्या, और यहाँ पे है 6। सी में है 5, और इसके सामने है 2/3। डी में है 7, और इसके सामने है 5/6 का अंश। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की जितनी भी संख्या हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ये सब क्या हो गया? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ए का उत्तर हो जाएगा दूसरा। देखिए 6 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। ए का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा।
कॉमा दे देते हैं यहाँ पे। बी का उत्तर क्या होगा? तो भिन्न संख्या यहाँ पे कौन है? 2/3। 5/7 का हर क्या होगा? 7 होगा। 5/6 का अंश 5 होगा। तो यहाँ पे भिन्न संख्या पूछ रहा है, तो भिन्न ये हुआ 2/3, ये भिन्न है, बटा में लिखा हुआ है तो इसको भिन्न संख्या कहेंगे। तो बी का उत्तर हुआ तीसरा, तो यहाँ पे तीसरा लिख लेते हैं, कॉमा सी का उत्तर क्या होगा? सी में है 5, तो 5/6 का अंश को क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। तो सी का उत्तर होगा चौथा, क्योंकि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है भिन्न में। तो 5/6 का अंश हो जाएगा 5, तो सी का उत्तर हो गया चौथा। डी में है 7, तो 5/7 का हर होगा 7, तो भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो 5/7 का हर क्या होगा? 7 होगा। तो 7 कहाँ पे जाएगा? तो 5/7 का हर 7 है, तो 7 यहाँ मिलेगा पहला में, तो डी का उत्तर हो गया पहला। तो इस तरह से इसको हम, और चाहें तो इसको हम सुमेलित भी कर सकते हैं। तो सुमेलित मतलब होता है स्केल से मिला देना, तो इसको ऐसे स्केल से मिला देंगे। प्राकृत संख्या हो गया 6, भिन्न संख्या हो गया 2/3, पाँच 5/6 का अंश है, और 7 5/7 का हर है। तो इस तरह से स्केल से भी मिला सकते हैं, या इस तरह से भी इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। पहला, 0 धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 धनात्मक पूर्णांक है, ये असत्य कथन है। ठीक है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉल्स। एफ हो गया असत्य कथन, और टी हो गया, यानी एफ मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य, गलत। तो असत्य को एफ से और सत्य को टी से, ट्रू। ट्रू मतलब सत्य होता है। तो 0 धनात्मक पूर्णांक है, ये गलत कथन है, असत्य कथन है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 बस एक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो 0 धनात्मक पूर्णांक है, ये असत्य कथन है, तो एफ लिखेंगे। दूसरा, 2/9, 2/7, 3/4, 4/5 आरोही क्रम में है। तो 2/9, 2/7, 3/4, 4/5 आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते जाना चाहिए। तो ये आरोही क्रम में है कि नहीं, इसको कैसे हम जांच करेंगे?
तो रफ पेज में हम पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 2/9 और 2/7 इन दोनों को पहले इन दोनों में से जांच करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करने पे भिन्न पता चलता है दो में से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, भिन्न को जब तिरछा गुना करते हैं तब जाके पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तिरछा गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 को ऊपर लिखेंगे, 9 दूना, देखिए 9 और 2 को गुना करेंगे, 9 दूना 18। तो इससे क्या पता चला, यहाँ देखिए 14 है, यहाँ 18 आया, तो 14 छोटा है 18 से। ठीक है, इसका मतलब 2/9 छोटा है किससे, 2/7 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इससे हमको ये पता चला कि 2/9 छोटा है किससे, छोटा है 2/7 से, क्योंकि ऊपर जो छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा तिरछा गुना करने पर। 7 दूना 14, 9 दूना 18, तो 14 छोटा है, इसका मतलब 2/9 छोटा है किससे, 2/7 से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, एक पता चल गया। अब कॉमा देंगे यहाँ पे। अब 2/9 को 3/4 से हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, तिरछा गुना करेंगे, 4 दूना 8, 9 तिया 27। तो देखिए 4 दूना 8, 9 तिया 27, 8 छोटा है 27 से, इसका मतलब 2/9, 2/9 जो है छोटा है किससे, 3/4 से। ठीक है, तो 2/9 दोनों से छोटा आ गया है। अब क्या करेंगे, 2/9 को 4/5 से तुलना करेंगे। 2/9 इससे तुलना हो गया, इससे तुलना हो गया, अब 2/9 को 4/5 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9, किससे अब तुलना कर रहे हैं, तो 4/5 से, तिरछा गुना करेंगे, 5 दूना 10, 9 चौक 36। तो यहाँ पे पता चल गया है कि 2/9 4/5 से भी छोटा है, क्योंकि यहाँ 10 आया है, यहाँ 36 आया है, तो 10 के नीचे कौन है, 2/9, तो ये छोटा है किससे, 4/5 से। तो 2/9 छोटा है 4/5 से। तो 2/9 जो है ये तीनों से छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया है। अब 2/7 को 2/7 और 3/4 ये दोनों को अब तुलना करेंगे। 2/7 और 3/4 ये दोनों को तुलना करेंगे, तिरछा गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8, 7 तिया 21। तो देखिए 8 और 21 में 8 छोटा है, यानी 2/7 छोटा है 3/4 से। 2/7 छोटा है किससे, छोटा है 3/4 से। तो 2/7 को 3/4 से तुलना कर लिए। अब 2/7 को 4/5 से तुलना करेंगे, तिरछा गुना, 5 दूना 10, 7 चौक 28। तो 10 छोटा है 28 से, यानी 2/7 छोटा है 4/5 से। 2/7 छोटा है किससे, छोटा है 4/5 से। तो 2/7 पता चल गया कि ये दोनों से छोटा है। ठीक है, अब 3/4 को 4/5 से तुलना करेंगे ये दोनों को, तो 3/4 और 4/5, 5 तिया 15, तिरछा गुना करेंगे, 4 चौक 16, 15 छोटा है 16 से। ठीक है, इसका मतलब 3/4 छोटा है किससे, 4/5 से। तो सबको हम तुलना कर लिए। अब देखिए 2/9 जो है ये तीनों से छोटा आया है,
तो 2/9 सबसे छोटा हुआ, तो लिख लेंगे अतः 2/9 सबसे छोटा हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब देखिए 2/7, 2/7 ये दोनों से छोटा आया है। 2/7 जो है ये दोनों से छोटा आया है, ठीक है, दोनों से छोटा है। इसका मतलब 2/7 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3/4 जो है किससे छोटा है? 4/5 से। तो अब यहाँ पे 3/4 लिखेंगे और सबसे बड़ा हो जाएगा 4/5। तो देखिए 2/9 से बड़ा है 2/7, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है 3/4, इससे बड़ा है 4/5। तो ये हो गया बढ़ते क्रम, सबसे छोटा, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और छोटा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए सजाया हुआ है 2/9, 2/7, 3/4, 4/5, 2/9, 2/7, 3/4, 4/5। तो ये आरोही क्रम में है। तो ये सत्य कथन है, तो यहाँ पे टी लिखेंगे। टी मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य। तो ये जो यहाँ पे सजा हुआ है, यानी ये जो लिखा हुआ है, ये आरोही क्रम में है। तीसरा है 3/7 गुना 14/15 बराबर 2/5। अतः 3/7 छोटा है 2/5 से। तो इसको भी हम तिरछा गुना करके पता करेंगे। देखिए 3/7 को 14/15 के साथ गुना किया गया, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और 3 × 15, तो कितना आया? 2/5 आया इसको गुना करने पे। ये तो ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि 3/7 जो होगा छोटा होगा 2/5 से। ये सही है। हमको पता करना है कि ये दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो फिर तिरछा गुना करेंगे ये दोनों में। तो 3/7 और 2/5, ये दोनों को तिरछा गुना कर लेते हैं। तो 5 × 15, 7 दूना 14, तिरछा गुना किए तो 5 × 15 आया, 7 दूना 14। अब 15 और 14 में देखिए कौन छोटा है? 14 छोटा है। इसका मतलब 2/5 छोटा है। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब आया कि 2/5 जो है छोटा है 3/7 से। 2/5 छोटा है किससे? 3/7 से। तो यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 3/7 छोटा है 2/5 से। तो ये गलत है। सही ये होगा 2/5 छोटा है 3/7 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, यानी ये गलत कथन है, ये असत्य है। 3/7 जो है 2/5 से बड़ा है, ना कि छोटा है। तो 3/7 छोटा है 2/5 से, ये गलत है। तो एफ लिखेंगे यहाँ पे। तो ये असत्य है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। चौथा 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 बराबर 0.0027। तो ये सही है कि गलत है? तो देखिए 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 जब हम करेंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यानी दाईं ओर तो एक एक अंक है। तो पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 27। पहले इसको गुना कर लेंगे संख्या को, तो
शून्य को छोड़ करके जो भी है उसको गुना कर लेंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 आ गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो तीनों मिल करके 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो 1 2 3, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। देखिए अब 3 अंक हो गया है। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.027 आएगा। ये होगा सही उत्तर, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ये गलत है। 0.0027 ये गलत है, क्योंकि ये तीनों को गुना करने पे 0.027 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हुआ, एक अंक, 2 अंक, एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो तीनों मिलकर के दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। इसको गुना करेंगे तो दशमलव के बाद देखिए 1 2 3, 3 अंक है, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.027 इसको सही उत्तर होगा इसका। तो ये गलत है, तो यहाँ पे F लिख देंगे।